एक बार क्लास में इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रोग्राम दिया था मैंने, प्रॉफिट लॉस और इक्वल को चेक करने के लिए। तो जब भी प्रॉफिट लॉस का प्रोग्राम बनाया जाता है तो दो टर्म्स ऑटोमेटिकली हमारे पिक्चर में आएंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैंने कोई चीज कहीं से खरीदी है और उसको आगे फिर बेचा है, तो जितने में खरीदी है वो कॉस्ट प्राइस है, जितने में बेचा है वो सेलिंग प्राइस है। अब मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये दो अमाउंट को कंपेयर करके पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो यूजर से इनपुट हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया सीपी। सीपी माने कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसी तरह से सेलिंग प्राइस, एंटर सेलिंग प्राइस। अब हमें ये सोचना है कि अगर शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है तो कौन सा अमाउंट बड़ा होगा कि प्रॉफिट हुआ होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, है ना। कि किससे बड़ा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से। तो अब इस बात के लिए हम अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब इसके अंदर अगर हम यूजर से कहें कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये बात सही होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका हायर है। अब दूसरी कंडीशन है एलिफ की जो सेलिंग प्राइस है वो कम था किससे, कॉस्ट प्राइस। डेट मीन्स आप लॉस में आ गए। अब सोचो, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है। दोनों इक्वल होंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर रहे होंगे। अब चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एलिफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और अगर आप सोचो थोड़ा सा, तो जब इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है तो तीसरा सिनेरियो बचेगा ही यही। तो इसके लिए अलग से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। जब इन दोनों में से कोई बात ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब फिर तो ये वाली बात सही होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, सेलिंग प्राइस 10 रुपये, इक्वल। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, सेलिंग प्राइस 14 रुपये, प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 18 रुपये, लॉस हो गया। अब इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस को लेकर अपना प्रोग्राम बना सकते थे। उसके बाद एक और प्रोग्राम मैंने करने को दिया था आपको, टैक्स कैलकुलेट करना था इनकम पर। तो अब जो इनकम, चलो इसको मैं एक बार चेक करता हूँ पहले। टैक्स कैलकुलेट करने का इनकम पे बनाया हो तो चैट में शेयर कर दो। चलो टाइम खराब नहीं करते ज्यादा। तो देखो इस प्रोग्राम में जो मैंने क्लास में जिन स्टूडेंट से बनाया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये
कि तीन तरह से आपने इसको सोचा है, ठीक है। अब वो कैसे सोचा है, पहले मैं वो तीनों एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। फिर उसमें से कौन ज्यादा बेटर होगा वो अपना देख लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने जो करा है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है, माइट भी। जो क्वेश्चन को समझने का एक तरीका था वो सही नहीं रहा, इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया सही से। तो देखते हैं, सबके आंसर को लेकर चलते हैं। तो अब आपको पहले यूजर से इनकम मांगनी है। इनकम वेरिएबल बना लिया, फ्लोट टाइप की रख लो चाहे इंटीजर रख लो, वो मैटर नहीं कर रहा है। तो अगर किसी ने इंटीजर ले रखा है तो ही सही है, फ्लोट ले रखा है तो भी सही है, मैटर वो नहीं है। अब देखो, कहा गया था कि अगर इनकम बिलो हमारा 5 lakhs है, तो इसमें नेगेटिव इनकम वाला पॉइंट हम चाहें तो ले ही सकते हैं और चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। चलो इग्नोर करके चलते हैं फिलहाल। इफ योर इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, बट 5 लाख भी अगर है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 5 लाख से कम है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई जो टैक्स है वो आपका 0% का, ठीक है। फिर एलिफ लगाया और यहाँ पे लिखा इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लाख 1। अब यहाँ पर हमें बाउंड्री बनानी है, तो एंड लगाना होगा और नहीं, और 10 लाख तक इनकम लेस देन इक्वल टू 10 लाख। अब अगर ऐसा है तो 10% ऑफ इनकम आपका टैक्स लगेगा। अब देखो, हमें ऐसा नहीं करना था, क्या आउटपुट में ऐसे लिख दें कि टैक्स 10%, क्योंकि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इनकम पर टैक्स तो कैलकुलेट हम कर ही नहीं पाए। सिर्फ हमने ये बता दिया आउटपुट वाले को कि आपकी इस इनकम पे 10% टैक्स लगेगा। अब वो कितना लगा आपको ये भी बताना चाहिए था। तो जिन लोगों ने ऐसे करा है उनका आधा सही इसलिए माना जाएगा क्योंकि कंडीशन आपने सही बनाई है, लेकिन उस पर कैलकुलेशन आपको साथ में करनी थी। तो हमें यहाँ पे ऐसे प्रिंट नहीं करना है कि टैक्स 10% लगा, आपको 10% को कैलकुलेट करके आउटपुट में दिखाना है ना। तो अब इस काम को फिर कैसे करेंगे, इस काम को करने के लिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है टैक्स। अब 10% टैक्स कैलकुलेट करना है किस पर, जो इनकम आई है, तो इनकम इंटू 10 डिवाइड 100। तो ये 10% का टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब अगर आप साथ में ये बताना चाहते हैं कि इनकम आफ्टर टैक्स कितनी बनी, तो जो इनकम है माइनस टैक्स कर दो। इसमें तो चलो चल जाएगा कि 0% टैक्स लगा, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि 10% टैक्स आपका लग रहा है और इतनी इनकम आपकी यहां पर हो रही है। अब एलिफ, ये वाला कोड भी और बेटर मैनर में लिखा जाएगा अभी, है ना, बट एक अच्छा सॉल्यूशन तो ये भी कहा जाएगा, लेकिन इससे भी बेटर सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकता है अगर हम सोचें तो। फिलहाल पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमसे हो जाए, जब हो जाए तो फिर सोचना चाहिए और बेटर कैसे किया जा सकता था इस काम को। इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लाख 1, एंड इनकम
लेस देन इक्वल टू 15 लाख। तो अब आपका जो टैक्स वाला काम है वो आपको यहाँ पे 15% लगेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना। लेकिन अब इसमें जो एक प्रॉब्लम हमारी आ रही है वो ये कि जब आप ये लिख रहे हैं इनकम माइनस टैक्स, तो सर ये टैक्स क्या है? इनकम क्या, हमने कहा वेरिएबल है, कहाँ है? ये रहा। टैक्स क्या है? वेरिएबल है, कहाँ है? है ही नहीं। आपने तो सीधा टैक्स को स्ट्रिंग में लिखा है और आपने उसे प्रिंट कराया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन बना इसको आप चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और टैक्स नाम का बना दो वेरिएबल ऐसे करके। अब जो टैक्स बना उसको प्रिंट कर दो। तो ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल है जो यहाँ बना, ठीक है। इसका नाम आप जो रखोगे वो आप यहाँ लिखोगे। ये किस चीज का ये अमाउंट है वो बताने के लिए यूजर को एक स्ट्रिंग लिख रहे हो। तो सर ऐसे तो यहां भी करना पड़ेगा, हमने कहा। उसके बाद 15 लाख से ऊपर अगर है तो चाहे तो अब यहाँ एल्स डाल लो कि अगर हमारा इतने से ऊपर होगी तो आपका टैक्स इतना ही लगेगा। चाहो तो एलिफ लगा लो, जैसे चाहे वैसे कर सकते। चलो मैं एल्स लगा दिया और यहाँ लिख दिया कि जो टैक्स है वो 20% लगेगा और उसको प्रिंट करा दिया। अभी और नेगेटिव इनकम आ सकती है, वो बात लेकर नहीं चल पाए, ठीक है। अब देखते हैं एनुअल इनकम अगर 4.5 लाख रुपए है तो टैक्स आपका नहीं लगा। एनुअल इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए है तो इस पर आपका टैक्स लगेगा, 70,000 का टैक्स लग गया और आपका आफ्टर टैक्स इनकम हो गई 6,30,000। अब अगर इस कोड को रन कराया जाए और यहाँ लिख दूं 12 लाख, इतना आपका टैक्स बना, ठीक है। अब इस कोड को और बेटर कैसे किया जा सकता है, हमने कहा ध्यान से देखो। इस वाले एलिफ के अंदर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है और फिर इनकम आफ्टर टैक्स प्रिंट हो रही है। अगर मैं अभी देखूं इस लाइन में, इस कोड को 15 लाइन का है। अब मैं इसी प्रोग्राम को कोशिश करता हूं यही काम करे और लाइन कम हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर प्रिंट किसी भी इफ के अंदर करा ही नहीं। मैंने किसी भी इफ के अंदर सिर्फ टैक्स की वैल्यू क्या है वो मैंने डिफाइन करी। टैक्स की वैल्यू 0। यहां पर टैक्स की वैल्यू कितनी है, हमने कहा 10। ऐसे करके यहां पर मैं आगे लिखूंगा। ये हटा दें, हमने कहा ये हटा दो। यहाँ पे टैक्स की वैल्यू कितनी लगा, 15। ये हटा दो। तो सर कैलकुलेट तो आप कर नहीं रहे हैं, हमने कहा रुको करेंगे। और यहाँ पे टैक्स की वैल्यू हमने कहा 20। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी इनकम जो मेरी कंडीशंस हैं जिससे भी सेटिस्फाई हो रही होगी, टैक्स वेरिएबल की वैल्यू उतनी हो जाएगी। अब इफ एलिफ एल्स के बाद आगे अगर मैंने कोई कोड लिखा तो वो तो चलेगा ही, उसका तो कंडीशन का मतलब ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, लास्ट में यहां पर ऐसे लिख दिया कि भाई इतना टैक्स बना और इनकम आफ्टर टैक्स इतनी है। क्योंकि अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो टैक्स की वैल्यू 0, इनमें से कुछ नहीं चलेगा, सीधा कोड यहां पर आएगा।
और आउटपुट आएगा टैक्स 0 हो गया, इनकम आफ्टर टैक्स जितनी थी उतनी हो गई। अगर मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो टैक्स की वैल्यू 10 हमारी सेट हो गई। अब बाकी तो कोई चलेगा नहीं, अब सीधा कोड ये चलेगा। तो आउटपुट आएगा कि आपका जो टैक्स आया वो इतना है, लेकिन आपको यहां पर क्या करना चाहिए, कैलकुलेट साथ में करना चाहिए। काम करो, कैलकुलेट करने वाला कोड भी यहां पे लिख देते हैं ऐसे करके, टैक्स, लेकिन वेरिएबल तुम्हें फिर भी चाहिए होगा। यहाँ पर वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अगर हम बदलना चाहें बदल सकते हैं, टैक्स रेट, ऐसे करके एक बना दिया वेरिएबल। और यहां पर अब इसको डिफाइन कर दिया, टैक्स इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई जो टैक्स रेट है आपका वो डिवाइड बाई, आप देखो एंटर एनुअल इनकम, हमने कहा 5 लाख, टैक्स 0 है, पूरे का पूरा इनकम आपको मिल रहा है। एनुअल इनकम हमने कहा 6 लाख, 60,000 का टैक्स हो गया, 5,40,000 आप अपने घर ले जाओ। 12 लाख, इतना आपका टैक्स हो गया, बाकी आप अपने ले। अब सर इस वाले प्रोग्राम उस वाले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस, हमने कहा आप देख लो, ये 15 लाइन और यहाँ पर आपकी 13 लाइन, तो 2-3 लाइनें कम हो गई। हमने कहा ये लो, 12 लाइन है, 15 या 12 है। अभी और कंडीशंस होती तो लाइन और कम हो जाती, मान लो ऐसे 50 कंडीशन होती तो ये काफी कोड कम हो जाता। तो दोनों में से पहला ऑब्जेक्टिव है हमसे हो जाए, तो इस वाले में चांस बहुत ज्यादा कि आपसे हो ही जाएगा। लेकिन जब थोड़ा और सोचने पर आएंगे आप, तो इस वाले सिनेरियो को सोचें कि अगर मैं हर कंडीशन के अंदर से सिर्फ टैक्स रेट को ही डिफाइन कर दूं और कैलकुलेशन वाला पोर्शन लास्ट में रखूं, तो जब इंटरप्रेटर इस कोड को रन कराएगा तो उस समय इसकी वैल्यू हमारा इनमें से जो कंडीशन ट्रू हुई होगी वहां से हमारी डिसाइड हो रही होगी, और अकॉर्डिंगली उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट आपका हो रहा होगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं सही था कि आप सिर्फ स्ट्रिंग में टैक्स लिख दें 10%, 15%, आपको कैलकुलेट करके बताना था। चलो, तो ये सब चीजें आपका एक्सपीरियंस बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, इनके में कैसे आ गया, आपके में कैसे आ गया। पहली बार जिसने ये बनाया होगा उसके में नहीं आया होगा, है ना। तो ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसे भी किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक प्रोग्राम और बना के दिखाओ, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और बताओ इवन है कि ऑड है। बड़ा कॉमन कोड होता है, कहीं भी आप इसका यूज करते हैं, इवन ऑड चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और बताना है कि वो यूजर ने जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। तो किसी भी संख्या को 2 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन संख्या कहलाती है, नहीं तो वो ऑड संख्या कहलाती है। प्रोग्राम में लॉजिक ये नहीं सोचना है कि किसी संख्या के लास्ट डिजिट क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन है नहीं तो ऑड है। उससे प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम बनाने में तरीका इस्तेमाल होता है, जिस संख्या को चेक करना है इवन है कि ऑड है, उस संख्या को 2 से हम रिमाइंडर करते हैं, और वो रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो इवन संख्या कहलाएगी, नहीं तो हमारी ऑड संख्या कहलाएगी। बना के दिखाओ फटाफट।
इफ नंबर, यहाँ आप ये लगा रहे हैं, ये नहीं लगेगा, ये तो क्वोशंट निकालता है ना भाई। आप किसी भी संख्या को 2 से भाग करोगे तो एक यहाँ पर कुछ आता है, और भाग करने के बाद यहाँ पर एक कुछ आता है, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वोशंट, भागफल, शेषफल। हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसके लिए सिंबल लगाते हैं ये स्लैश वाला, और इसके लिए सिंबल लगाते हैं ये वाला, परसेंटेज वाला। तो यहाँ पर ये वाला लगाना है। अब जो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा वो 0 आना चाहिए, तो मुझे इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए 2 इक्वल साइन लगते हैं, असाइन करने के लिए 1 इक्वल साइन लगता है, तो यहाँ पर 2 बार इक्वल लगाना। अगर ये कंडीशन सही है, इवन हो गया। एल्स, इस तरह से इवन ऑड का आप सिनेरियो बना लेते। चलो, अब देखो आगे। तो काफी लोगों ने बना लिया था, ज्यादातर लोग यहाँ पर स्टक हो रहे थे। अब मान लीजिए मुझे कोई कोड बनाना है लोन अप्रूवल के लिए, या लोन अप्लाई करने के लिए, कि मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मेरा लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा। तो बैंकिंग सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर जो लोन को अप्रूव करता होगा, वो पूरी की तरह से इफ एल्स पर ही बेस्ड होता होगा। कैसे? मान लीजिए आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो पहले आपका सॉफ्टवेयर क्या पूछेगा, आपकी एनुअल इनकम क्या है। क्योंकि लोन लोगे अगर बैंक से, तो वापस तो करोगे ही। वापस करोगे तो आपकी कुछ मंथली ईएमआई बनेगी, तो आपकी सैलरी कितनी है उसके हिसाब से तो ईएमआई बनेगी हमारी। जनरली जो बैंक है 60 से 60%, 70% आपका ईएमआई लेते हैं। मतलब अगर 10,000 रुपये आप महीने कमाते हो, तो आपका 6-7 हज़ार रुपये ही आप ईएमआई में खर्च कर सकते हो। बाकी 3,000 चाह रहे हो आपको बचाने पड़ेंगे अपना खाने पीने के लिए। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले आपकी इनकम पूछी कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं ऐड करूंगा, और आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे कंडीशन वाला। आगे हम बढ़ेंगे तो हर प्रोग्राम में हो सकता है इफ एल्स लगे, बट जो इंडिविजुअल इफ एल्स का चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो फ्लोट, यहाँ पर एंटर एनुअल, मंथली पूछना है, मंथली इनकम। तो सबसे पहले आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई हो गए लोन के लिए अगर आपकी इनकम मंथली 20,000 से ज्यादा है, या 20,000 है, और अगर 19,999.99 भी है, तो लोन आपको नहीं मिलेगा। मान लेते हैं जिस बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके अपने रूल्स यही हैं कि हम उसी को लोन देते हैं जिसकी मंथली सैलरी 20,000 से ज्यादा हो, उससे कम वाले को लोन देंगे नहीं हम। ठीक है, तो अब इफ इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, क्या लिखना है अभी छोड़ते हैं। लेकिन अगर ये एल्स हो गया, इनकम 20,000 से अब नहीं निकली, तो क्लियर है।
नॉट क्वालिफाइड फॉर लोन। लेकिन अगर आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा है तो अभी रुको, अब आपसे ये पूछेंगे कोई और लोन तो नहीं ले रखा है आपने? 20,000 से इनकम ज्यादा है, एक लोन पहले ही चल रहा है जिसकी ईएमआई 10,000 जा रही है, दूसरा लोन कैसे मिल जाएगा फिर आपको? तो अब इनकम 20,000 के बाद अगला क्राइटेरिया हम आपसे ये पूछेंगे, क्या कोई और लोन तो नहीं चल रहा आपके ऊपर? तो यूजर से पूछना है, यानी कि इस इफ के अंदर मैं प्रिंट नहीं लगाऊंगा, इस इफ के अंदर मैं फिर से इनपुट लूंगा यूजर से, पहले से नहीं ले रहा। पहले तो मैंने चेक कर लिया कि इनकम अगर 20,000 से कम हुई तो हम पूछेंगे नहीं आपसे कि दूसरा लोन है कि नहीं, हाँ ज्यादा है तो पूछेंगे। ठीक है, तो अब इस इफ के अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेने का कोड लिखना है। अब देखो ये भी हम शायद बहुत कम अब तक करे हैं, क्या कि यूजर से मैं ये पूछ रहा हूं, डू यू हैव अदर लोन या लोन्स? चलो एक ही बहुत है। तो अब यूजर को इस बात का आंसर देना है, कैसे देना है? यस और नो में देना है। ठीक है, यानी कि या तो वाई प्रेस करेगा या एन प्रेस करेगा। अब सोचो, यूजर से इस बार जो इनपुट आएगा, मुझे पता है कि यूजर इस लाइन को पढ़ने के बाद या तो वाई प्रेस करेगा या एन प्रेस करेगा। क्या मुझे इस इनपुट को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करने की नीड है कोई? नहीं, और ना ही ये हो सकता होगा। तो यूजर का आंसर यस और नो में जो आ रहा है उसको मैं स्ट्रिंग में ही रखूंगा, उसको मुझे इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करना है। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर इफ एल्स के ऊपर 15 प्रोग्राम कराए हैं तो उनमें से 12 प्रोग्राम 13 प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनमें इनपुट लाने के बाद उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट किया गया है। बट ऐसा रूल नहीं है, रिक्वायर्ड है तो करेंगे, जैसे यहाँ नहीं है इस बार। तो अब सीधा यूजर से जो भी आया, मैंने यहाँ पर यूजर का जो ऑप्शन आएगा एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अब उस वेरिएबल का नाम क्या रखोगे? कुछ भी रख सकते हो। क्या रखें इसका नाम? वाई रखें? वाई तो एक वैल्यू आएगी या एन एक वैल्यू आएगी जिसमें, चलो लोन रख लें, इसका नाम ऐसे रख लें, इज लोन। क्या लोन है? यस और नो, ऐसे करके रख लेते हैं। ठीक है, अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो ये, अब क्या करें? मान लो इस लोन वेरिएबल के अंदर या तो वाई आपका स्टोर हो गया होगा या एन आपका स्टोर हो गया होगा। अब क्या करें इसका? फिर चेक करो कि इस लोन वेरिएबल में अगर वाई आया है तो मना कर दो, क्योंकि अब दूसरा लोन नहीं मिलेगा। 20,000 से ज्यादा इनकम आपकी है, लेकिन अब हम लोन एक ही चला सकते हैं, दूसरा नहीं चलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर आया नो, कोई लोन नहीं है, इसका मतलब आपको लोन मिल जाएगा। मुद्दा यह है कि इस इफ के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे फिर से इफ लगाना पड़ रहा है। इफ के अंदर इफ, ये नया टॉपिक है। जब हम किसी एग्जिस्टिंग इफ के अंदर एक और इफ लिख रहे होते हैं तो ऐसे इफ को नेस्टेड इफ या इनर इफ के नाम से जाना जाता है। नेस्टेड इफ कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन किसी भी ब्लॉक के अंदर बनाई जा सकती है, इफ के अंदर इफ लगा के भी, एल्स के अंदर इफ लगा के भी, एलिफ के अंदर भी इफ लगा के भी। जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर आप लगा सकते हैं। मुझे भी रिक्वायर्ड हुआ इफ के अंदर लगाने की, इफ इज लोन की वैल्यू इक्वल टू यस आई है। आपका एक और लोन चल रहा है तो यहां लिख देंगे नॉट क्वालिफाइड। एल्स, अगर यूजर ने कह दिया, भाई अगर यूजर ने बाई प्रेस नहीं करा है तो एन ही करा होगा फिर, अगर यूजर ने एन प्रेस करा है तो इसका मतलब है क्वालिफाइड। ध्यान देने वाली बात क्या है जो मैं मिस कर गया, वो ये कि जो नेस्टेड इफ है इसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा।
ये नहीं सोचना है कि सर ऑलरेडी एक इंडेंटेड ब्लॉक में चल ही रहे हैं, नहीं। ये इफ नेस्टेड है, इसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। इवन जब आप आइडल में यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद एंटर हिट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका अपना नेस्टेड वाला है। अब सर ये कैसे पता चलेगा ये एल्स किसका है? जिसके इंडेंटेशन में लिखा हुआ ये इसका है। अगर मैं इसको ऐसे खिसका दूं तो हमने कहा अब ये वाला जो एल्स है वो इसका हो गया, और एक इफ के दो एल्स हो नहीं सकते, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एल्स इस इफ का है, ये वाला एल्स इस वाले इफ। अब देखो, एंटर और मंथली इनकम, हमने कहा 15,000, लोन मिलेगा ही नहीं आप, कोई बात नहीं। एंटर मंथली इनकम, हमने कहा 25,000, लोन मिल जाएगा। लेकिन आप ये पूछेंगे और लोन तो नहीं है, हमने कहा नहीं है, चलो लोन आप ले सकते हो, फॉर्म भरो, अपना आगे देखेंगे अपन। 30,000 लोन है, नॉट क्वालिफाइड। तो इसमें और बहुत सारे इफ एंड बट लगा सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं लेके जाना, हमें तो नेस्टेड इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये इसका आखिरी सिंटेक्स हो गया। इफ एल्स कंडीशन, इफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो मैंने इफ के अंदर इफ बनाया, आप एल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, एलिफ के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसी नीड है वैसे ही आप अपनी लगा सकते हैं।
किसी भी कंडीशन की स्टार्टिंग इफ से होती है। तो नेस्टेड कंडीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, एलिफ से स्टार्ट नहीं हो सकती, इफ से स्टार्ट होगी। इफ के बाद एलिफ 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 कितने भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप इफ के अंदर कंडीशन लगाते हो तो इफ से ही शुरू होगी, उसके बाद आप एलिफ लगाओ, एलिफ लगाओ और लास्ट में एल्स। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इफ के अंदर नेस्टेड कंडीशन सीधा एलिफ से स्टार्ट हो रही है, ये नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन की स्टार्टिंग हमेशा इफ से होती है। अभी मत करना, ऑलरेडी इफ लिखा हुआ है। तो इस वाले इफ के लिए जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये वाला है, ये एक अलग इफ माना गया है। वो अलग बात है कि ये इसके अंदर है, लेकिन कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिपेंडेंट इफ है और शुरू हमेशा यहां से ही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ के अंदर ही एक और पॉइंट आता है हमारा, इन लाइन इफ एल्स। इन लाइन इफ एल्स का मतलब होता है कि आपको इंडेंटेशन यूज नहीं करना है, उसी लाइन पर इफ के लिए आप स्टेटमेंट अपना बना सकते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने यूजर से नंबर लिया, इवन ऑड वाला प्रोग्राम जो है उसको मैं बनाकर दिखा रहा हूं। अब देखो यहां मैं लिखूंगा इफ नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू 0। तो इफ के अंदर मुझे इवन और एल्स के अंदर ऑड। इन लाइन का मतलब है सेम लाइन जिस पर इफ स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, कॉलन के आगे ही आप अपना लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा एक ही स्टेटमेंट के लिए अलाउड है। आप सोचो और भी लिखूंगा यहां पर एरर आ जाएगी। तो इंडेंटेड ब्लॉक में क्या होता है, आप इफ के अंदर कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन इनलाइन ब्लॉक, इसे बोलते हैं इनलाइन ब्लॉक, इसमें एक ही स्टेटमेंट अलाउड है। ठीक है, दूसरा लिखोगे तो सिमिलर लगा के लिखना पड़ेगा, फिर तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा फिर। एल्स ये वाला प्रोग्राम और इसके इक्विवेलेंट जो प्रोग्राम बनाया था अभी मैंने, इन दोनों को अगर हम देखें, कौन ज्यादा रीडेबल है, इनलाइन वाला या इंडेंटेड वाला? इंडेंटेड वाला। इनलाइन ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस बचा रहा है। इस प्रोग्राम को 5 लाइनें बनाया गया है और ये प्रोग्राम 3 लाइनें बन गया है, 2 लाइनें आपकी बची हैं। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वही लगभग सबका एक्सपीरियंस है कि इनलाइन ब्लॉक से रीडेबिलिटी पुअर हो जाती है। इंडेंटेड ब्लॉक ज्यादा क्लियर कोड को हमारा एक्सप्लेन करता है। लेकिन
कई बार हम शॉर्ट हैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो आप इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करके भी बात को एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। ऐसी जरूरत कई बार पड़ जाती है। कई बार हम कहीं कोड रन करा रहे हैं तो हमें एक लिमिट दे दी गई है, 1000 लाइन ही होनी चाहिए, 1001 भी लाइन आनी ही नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ करना पड़ गया बीच में आके, लाइन बढ़ाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो मजबूरी में फिर मुझे इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में ये काम हमारा हो सकता है, अदरवाइज रीडेबिलिटी वाइज तो काफी पुअर हमारा ये है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप जितना लिखना चाहते हो उतना लिखो। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट अलाउड है, दूसरा लिखोगे, मान लो मैंने लिखा, हाँ ही कर दिया, एरर आ जाएगी। और अगर लिखना है तो फिर सेमीकोलन लगा लगा के लिखना पड़ेगा, तब चलेगा। और लिखना है तो फिर लगाओ सेमीकोलन, फिर लिखो, तो ये और ज्यादा रीडेबल हमारा नहीं रहेगा और पुअर हो गया यार। तो जनरली सिंगल लाइन स्टेटमेंट तक के लिए इसका यूज करना सही माना गया है। इन लाइन इफ एल्स, वी में ऑल्सो। जिन्होंने कभी सी जावा पढ़ी है, वहां भी ऐसी था, इफ के साथ करली ब्रेसेस लगाते थे ब्लॉक बनाने के लिए, और सिंगल लाइन का इफ बनाना है तो करली ब्रेसेस ऑप्शनल होती थी। ऐसे ही कुछ मान रहे हैं। चल, तो अब इफ कंडीशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कंडीशन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है मैच कंडीशन। मैच कंडीशन को लेटर ऑन ऐड किया गया है, पहले ये हमारा पाइथन के अंदर नहीं थी। आई गेस 3.9 या 3.10 में इसको ऐड किया गया है, 3.10 वर्जन में ऐड किया गया है। अभी हम जो पाइथन का वर्जन पढ़ रहे हैं वो 3.13 है। लगभग 3-4 साल पहले ही इसको ऐड किया गया है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम ना कर पाए पाइथन में इसका यूज किए बिना। क्योंकि जब ये नहीं था मैच कंडीशन का कॉन्सेप्ट, तो सारे काम जो आज आप इससे करने जा रहे हो किससे होते होंगे, इफ सही होते हो। एक बार देख लेते हैं इसके आ जाने से क्या एडवांटेज हो जाता है। ठीक है। मैच कंडीशन।
अब इसके आगे का अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, पहले मैं करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि किस सिनेरियो में आपको मैच कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो पहला एग्जांपल जहां पर मैच कंडीशन को आप कंसीडर करें इंप्लीमेंट करने के लिए कोड में, मान लीजिए आपने कस्टमर केयर को कॉल किया। अब जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस एंड सो ऑन। बिहाइंड द सीन कोई सॉफ्टवेयर ही है जो चल रहा होगा, आपने जो भी प्रेस करा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले रहा होगा। मतलब जहां डिसीजन आते हैं वहां पर इफ एल्स तो लगाना ही पड़ता है। तो अब वहां पर वो कैसे कंपैरिजन कर रहा होगा। मान लीजिए आपका ऑप्शन 1 हुआ, इफ यूजर ने ऑप्शन 1 प्रेस करा तो अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। एलिफ अगर यूजर ने ऑप्शन 2 करा तो ये वाला होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह के सिनेरियो को आप इफ एलिफ की बजाय मैच कंडीशन से इंप्लीमेंट कर सकते हैं 3.10 में। इससे आपको कुछ फायदे मिलेंगे। क्या मिलेंगे अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल तो कस्टमर केयर वाला हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, आप एटीएम से अमाउंट निकालने जाते हैं, या जब आप एटीएम को इनिशिएट करते हैं, कार्ड आपने इंसर्ट या स्वाइप कराया, ऑप्शन आया क्या करना चाहते हो, विथड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट, जनरेट ओटीपी, या 5-6 ऑप्शन आते हैं। यही 5-6 ऑप्शन है। अब आपने जिस ऑप्शन पे टैप करा, मान लो आपने यहाँ ऑप्शन पे टैप करा विथड्रॉ, तो पीछे एटीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसमें इफ लगा होगा। इफ यूजर ने ऑप्शन विथड्रॉ पे कराए तो आगे के एक्शन अकॉर्डिंगली होंगे। एलिफ अगर यूजर ने जो ऑप्शन टैप किया है वो मिनी स्टेटमेंट वाला किया है तो आगे का स्टेटमेंट उस तरह से होगा। एलिफ यूजर ने ऑप्शन बैलेंस इंक्वायरी का कराए तो ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, कुछ ऐसा जो कॉमन नजर आ रहा हो। बुलियन एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? बुलियन भाई इफ लगाएंगे तो बुलियन एक्सप्रेशन तो लगाएंगे ही, बिना उसके तो इफ एल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां भी लगाए यहां भी लगाए तो वो तो किसी में भी लगा होगा। सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सेम वेरिएबल तो हम मार्क्स वाले भी कर रहे थे। आपने 5 कंडीशन लगाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन के लिए, इनकम वाले में भी इनकम वेरिएबल एक ही था, वही सारी कंडीशन यूज हो रहा था। ये थोड़ा सा आप देखो कि यहाँ पर हमारा जो कंपैरिजन है वो इक्वल कंपैरिजन है। कंपैरिजन है लेकिन वो ग्रेटर देन या लेस देन कंपैरिजन नहीं है, इक्वल कंपैरिजन। दूसरी बात और देखो, यूजर के पास इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, फिक्स वैल्यू है। या तो आपको 1 प्रेस करना है या 2 करना है। आप 1.1 नहीं कर सकते, 1.2 नहीं कर सकते, फिक्स्ड ऑप्शंस हैं आपके पास, उन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। जबकि जब मैं आपको एंटर योर मार्क्स, तो क्या मार्क्स की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हैं कि कितने कितने हो सकते होंगे? नहीं। मार्क्स की वैल्यू आपके 30 हो सकती है, 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, 32.3 हो, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा सर। तो जब आप फिक्स्ड ऑप्शन की जो वैल्यूज हैं उनके कंपैरिजन पे काम करते हैं इक्वल वाला, तो आपको मैच केस यूज करना चाहिए। मैच केस से आप लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन नहीं करते। मैच केस लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन या नॉट इक्वल कंपैरिजन के लिए नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इक्वल कंपैरिजन को आसान करने के लिए। अब मैं आपको ये कोड बना कर दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें डिफरेंस है।
तो अब मान लीजिए मैंने यूजर से कहा, यूजर ऑप्शन की वैल्यू बताओ कि आपको बन, इमेजिन करते हैं वो वाला सिनेरियो, कस्टमर केयर वाला है ना, दिमाग में रख के चलते हैं कि हम यूजर से सीधा पूछ रहे हैं सेलेक्ट योर ऑप्शन। तो यूजर ने यहां पर इनपुट कराया, अब मैंने यहाँ लिखा इफ ऑप्शन इक्वल टू 1, यहाँ कर दिया मैंने मान लीजिए हिंदी, एलिफ ऑप्शन इक्वल टू 2, एल्स इनवैलिड ऑप्शन, दो ही ऑप्शन का ऑप्शन। अब मैंने चलाया, हमने कहा बन, तो कंपैरिजन पहले वाला ट्रू हो गया, बन बन के बराबर है। हमने कहा 6, नहीं, दो ही ऑप्शन अवेलेबल है बस। ठीक है, अब मैंने कहा भाई इसी काम को आपको करना है मैच केस कंडीशन का यूज करें। तो मैच कंडीशन में क्या होता है, आप पहले मैच का ब्लॉक बनाते हैं, जैसे हम इफ लिखते हैं, यहां पर मैच लिख, मैच के बाद आपको अपना वो एक्सप्रेशन लिखना है जिससे कोई वैल्यू कंप्यूट होकर आएगी। फिलहाल मैंने ऑप्शन वेरिएबल को यहां लिख दिया। मैच ब्लॉक को बनाएंगे जैसे इफ का ब्लॉक बनाते हैं, मैच का ब्लॉक। सर यहाँ कंपेयर नहीं करोगे ऐसा करके, ये 1 है कि 2 है कि, हमने कहा नहीं, वो नहीं करना है आपको, बस वेरिएबल लिख दो जिसका कंपैरिजन आप करना चाहते हो, किन वैल्यू से करना है वो अभी नहीं बताना है, बस मैच को ये कह दिया कि भाई हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इस वेरिएबल के साथ करेंगे। अब इस वेरिएबल का कंपैरिजन किन किन वैल्यू के साथ करना है उसको कैसे बताएंगे, अंदर लिखेंगे केस। बताओ इस वेरिएबल कंपैरिजन किस वैल्यू के साथ करने का, 1, लिख दो केस 1। अब अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस वाले केस से मैच हो गई तो इसका मतलब आप हिंदी में बात करना चाहते हो। और सर अगर इस वाले वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच नहीं हुई तो दूसरा केस बनाओ, केस 2। आप किससे बात करना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अगर सर मान लो इन दोनों में से ये वाली वेरिएबल की वैल्यू किसी केस से मैच नहीं हुई तो केस अंडर अंडरस्कोर केस इज लाइक एल्स, कि जब कोई केस मैच नहीं होगा तो फिर ये वाला चल। दोनों का सेम रिजल्ट हमारा बिल्कुल आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस की बात करूं तो कोई खास फर्क नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस लगभग लगभग उतनी है, और हो सकता है एक आधा ज्यादा ही हो। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर वेरिएबल का नाम, इक्वल ऑपरेटर, वैल्यू, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल ऑपरेटर, फिर वैल्यू। अच्छा यहां पर इसमें पूरे में वेरिएबल का नाम कितनी बार लिखा गया है, एक बार, और इक्वल ऑपरेटर कितनी बार लगाया गया है, एक बार भी नहीं। ठीक है, सोचो अगर यहां पर इस तरह से 10 कंडीशन होती तो मैं यहां पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 10 बार वेरिएबल लिखता, 10 बार उसका कंपैरिजन करता। अगर मैच केस है तो एक बार वेरिएबल लिखना है मैच के साथ, और वो जिन जिन वैल्यू से कंपेयर किया जाना है उनके केस बनाएंगे बस यहां पर। अब ये बताओ, मान लो सर यहां पर मैं ये प्रोग्राम ये वाला ना बनाकर ये वाला बना रहा होता कि भाई आपका जो मार्क्स हैं अगर ग्रेटर देन
दिस है इक्वल टू 30 है, तो ये हो जाएगा। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60 हो जाए, तो ये हो जाए। तो मैच केस कह रहा मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, क्योंकि मेरे पास ग्रेटर देन लेस देन जैसे कोई फीचर नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है। अब जब आप ऐसे लिखते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू इक्वल कंपेयर होती है इस वैल्यू के साथ, ना ही लेस होगी ना ही ग्रेटर होगी। लेकिन जब आप इफ एल्स लगाते हैं तो आपको पूरी आजादी है कि जब आप इफ एल्स का यूज कर रहे हैं तो आप ग्रेटर लगाओ, इक्वल लगाओ, नॉट इक्वल लगाओ, जो चाहे वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से सिर्फ इक्वल कंपैरिजन के लिए हम मैच केस कंडीशन का यूज करते हैं। जिन लोगों ने कभी जावा सी प्लस प्लस पढ़ी है उनके लिए एक लाइन, स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट कंडीशन जो होती थी वही चीज पाइथन के अंदर मैच केस के साथ लाया गया है। पहले पाइथन के अंदर ये फीचर नहीं होता था। ठीक है। अब मैच केस कंडीशन का अगर मैं जनरल सिंटैक्स लिखूं तो कैसे लिखेंगे? अब मैं इस बात को लिख रहा हूं, है ना। इट इज यूजफुल वी नीड मल्टीपल इक्वल कंपैरिजन। दूसरा एक एडवांटेज है जो अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये आगे जाके समझ में आएगा, कि हम इफ एल्स में पैटर्न मैचिंग नहीं कर सकते, जबकि मैच के साथ पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको ये लाइन नोट्स है तो इसे लिखनी पड़ रही है, अदरवाइज समझने के लिए अभी ये लाइन समझ में आएगी। इट इज यूजफुल इफ वी नीड टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इक्वल कंपैरिजंस। अगर हम बहुत सारे इक्वल कंपैरिजन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकती है। ठीक है। इसका एक और फायदा है कि ये पैटर्न्स को मैच करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं अभी हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं। मैच एक्सप्रेशन इज वैल्यू वन। तो ये अंडरस्कोर वाला केस ऑप्शनल है ना। केस अंडरस्कोर इज ऑप्शनल एंड इफ वी इंक्लूड
अब जो दूसरा लाइन लिखी है मैंने, वी में ऑल्सो यूज पाइप टू यूज मल्टीपल वैल्यूज इन सेम केस टू गेट और एक्सप्रेस ऑपरेशन। तो यहाँ और ऑपरेशन लॉजिकल और है। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। देखो क्या इस वाले पॉइंट में मैंने लिखने की कोशिश करी है। मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारा, मैंने यूजर से कहा कि यूजर यूजर मैंने खुद ही यहां पर लिख दिया ऐसे करके। अब देखो यहां पर ये जो केस है, इसके इक्विवेलेंट अगर मैं इफ लगाऊं तो ये ऐसे लिखोगे आप इफ में, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन इज इक्वल टू 3, तो एप्पल आ जाए।